हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र काव्य शास्त्र का ये 7वां भाग लेकर आए हैं। और दोस्तों, इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और ये सभी वीडियो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हैं। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, भारत के किसी भी राज्य से संबंधित जिसमें हिंदी साहित्य आता है, ये सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 301, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजा अनुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो इसका उत्तर होगा क्रोचे। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य क्रोचे ने अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए सहजा अनुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने एस्थेटिक नामक काव्य ग्रंथ इतालवी भाषा में लिखा है, जो दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। अगला प्रश्न है 302, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो संरचनावाद ये है, इसके विचारक हैं क्लॉड लेवी स्ट्रास। और अस्तित्ववाद के विचारक हैं अल्बर्ट कामू। और मूल्य सिद्धांत के विचारक हैं आई.ए. रिचर्ड्स। और यथार्थवाद के विचारक हैं जॉर्ज लुकास और बेनेडिक्टो क्रोचे। ये अभिव्यंजनावाद के हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-3-1-5 2-3-1-5 कूट 2-3-1-5। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और यहाँ दिया हुआ है संरचनावाद के विचारक क्लॉड लेवी स्ट्रास, अस्तित्ववाद के विचारक अल्बर्ट कामू हैं, मूल सिद्धांत के आई.ए. रिचर्ड्स हैं, यथार्थवाद के जॉर्ज लुकास हैं और अभिव्यंजनावाद के बेनेडिक्टो क्रोचे। अगला प्रश्न है 303, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले आएगा रस, फिर अलंकार, फिर रीत, फिर ध्वनि। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि है, इसका समय है 2वीं शताब्दी। और अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामा है और 6वीं शती इनका समय है। रीति संप्रदाय के वामन है, ये 8वीं शती इनका समय है। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन और 9वीं शती है। तो अगला प्रश्न है 304, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो इनका सही अनुक्रम है काव्यादर्श दंडी जी का है। और तो ये इनका समय है 7वीं शती। और भी आनंदवर्धन काव्य मीमांसा राजशेखर का, ये 9वीं शती है इनका। और वक्रोक्ति जीवतम ये कुंतक का है, इनका समय है 10वीं शताब्दी। और ध्वन्यालोक ये आनंदवर्धन का है, इनका समय 9वीं शती। तो इस प्रकार सबसे पहले आएंगे काव्यादर्श दंडी का, फिर ध्वन्यालोक, फिर काव्य मीमांसा। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। ग्रंथकार, ग्रंथ और समय। दंडी का समय है 7वीं शती और इनका ग्रंथ है काव्यादर्श आनंदवर्धन का है। ध्वन्यालोक ग्रंथ है इनका समय 9वीं शती। राजशेखर का है काव्य मीमांसा ग्रंथ है और इनका समय है 9वीं शती। उत्तरार्ध कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम ये ग्रंथ है कुंतक का, और कुंतक का समय है 10वीं। अगला प्रश्न है 305, जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। तो इनका सही अनुक्रम है आई.ए. रिचर्ड्स का, इनका जन्मकाल है 1893। और ऑस्कर वाइल्ड का जन्म हुआ 1856 में। और मैथ्यू आर्नल्ड का इनका समय है 1822। और सैमुअल टेलर कॉलरिज इनका समय है 1700।
72। तो सबसे पहले आएंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज, फिर आएंगे मैथ्यू अर्नाल्ड, इनका 1822 है। फिर ऑस्कर वाइल्ड, यानी कि इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम, पाश्चात्य विचारक हैं और इनका जन्म काल कॉलरिज का 1772, मैथ्यू अर्नाल्ड का 1822, ऑस्कर वाइल्ड का 1856, आइए रिचर्ड्स का 1893, ये सभी है। प्रश्न है 304, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो वो हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 307, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है? तो इनकी धारणा का प्रमुख आधार है जैववादी सिद्धांत, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका जन्म 1772 की काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। प्रमुख ग्रंथ द फ्रेंड 1817 एंड टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1833, कन्फेशंस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिटा, ये 1840। अब देखते हैं वाद और उनके प्रवर्तक। स्वच्छंदतावाद के वर्ड्सवर्थ हैं, यथार्थवाद के कॉर्वे हैं, संरचनावाद के प्रोफेसर फार्दिनांड डी सस्यूर और प्रतीकवाद के प्रवर्तक है वादलेयर, ये सभी हैं। बिंबवाद के टी.ई. ह्यूम, अजनबीपन के स्केलोवास्को और विखंडनवाद के जैक देरिडा हैं, ये सभी। अगला प्रश्न है 308, जन रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इनका सही अनुक्रम है काव्य अलंकार भामक है, काव्य अलंकार भामक है। और नाट्यशास्त्र है भरत मुनि का, और ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का, साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। तो ये इसका क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले नाट्यशास्त्र आएगा, फिर काव्य अलंकार, फिर ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का, फिर आएगा साहित्य दर्पण। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का, काव्य अलंकार आचार्य भामा का, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न है आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 माने हैं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भरत मुनि ने 10 काव्य दोष माने हैं, जो इस प्रकार हैं: गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्याय क्षेत्र। अगला है विषय, फिर है विसंधि, 10वां है शब्द च्युति। और मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं: नंबर 1 शब्द दोष, नंबर 2 अर्थ दोष, नंबर 3 रस दोष। और भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं: सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। अगला प्रश्न है 310, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है, विकल्प सी से। इसकी व्याख्या देखते हैं। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन का समय है 9वीं सदी का उत्तरार्ध को। ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। कुछ अन्य संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक अलंकार के भामा है, रीति के वामन है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, औचित्य के क्षेमेंद्र हैं। अगला प्रश्न है 311, रस की प्रस्तुत के लिए तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो इसका प्रयोग भट्टलोलट ने किया, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्टलोलट ने रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। इनका रस सिद्धांत मीमांस दर्शन पर आधारित है। इन्होंने रस की अव्यवस्थित मूलता अनुकार अर्थात ऐतिहासिक पात्र रामादि में होती है तथा गौण रूप में अनुकर्ता में भी। निम्नलिखित रस सूत्र और उनके व्याख्याकार इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। उत्पत्तिवाद के व्याख्याकार भट्टलोलट है, अनुमितिवाद के शंकुक है, भुक्तिवाद के भट्टनायक हैं, अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है 312, अभिनव गुप्त के अनुसार है मानव में वासना रूप स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। ये कूट सही है। और साधारणीकरण की अवस्था में प्रत्येक स्वर पर बंधन से छूट जाता है। ए और सी यानी कि कूट ए सी यानी कि इसका उत्तर विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार सही तत्व मानव मन में वासना रूप स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रत्येक स्वर पर बंधन से छूट जाता है। अभिनव गुप्त का जन्म 10वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर में स्वीकार किया जाता है। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्यशास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंहगुप्त, भट्ट, इंद्रराज और भट्टतौत को गुरु मानकर अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रत्येक स्वर के बंधन में छूट जाता है। अगला प्रश्न है 313, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो ये मानता है
भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये मानता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 314। सूची एक को सूची दो में मिलान करना है। तो एक तरफ ग्रंथ है और उनके रचनाकार पेर इप्सुप ये रचना है लॉन्जाइनस की। तो इसके बाद द सेक्रेड वुड ये है टी.एस. एलियट की। और पोएटिक्स है अरस्तु की। और बायोग्राफिया लिटरेरिया ये पुस्तक है कॉलरिज की। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4-3-4-3-2-1 इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। प्रश्न है 315। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सम्मिलित कीजिए। तो आचार्य उनके कथन। दंडी का कथन है शरीर तावत दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो ये है दंडी का। भामा का है शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्य पद्य च द्विधा। तो ये भामा का है। और वामन का है काव्य शोभा या कर्तारो धर्मगुणा ये वामन का है। और क्षेमेंद्र का है अनौचित्यादते न्यायात रसभंगस कारणम ये क्षेमेंद्र का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-4-2-4-1-3 2-4-1-3 यानी कि इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और यहाँ दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 316। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। ज्ञात है कि काव्य शास्त्र में कुल 6 संप्रदाय हैं जिनके प्रवर्तक इस प्रकार हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है, इनका समय 2वीं शताब्दी। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है, इनका समय 6वीं शताब्दी। रीति संप्रदाय के वामन है, इनका 8वीं शताब्दी समय। वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक है, इनका समय है 10वीं शताब्दी। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है, इनका समय 9वीं शताब्दी। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र है, इनका समय है 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है ग्रामत्व दोष कहा जाता है। तो ग्रामत्व दोष कहा जाता है ग्रामत्व दोष जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है वहाँ ग्रामत्व दोष कहा जाता है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 318। व्यंजना से प्रेरित होने वाले अर्थ को कहते हैं। तो व्यंजना से प्रेरित होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 319। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। तो ये है काव्य पंक्तियाँ। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हा लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, वो क्षण भंगुर भव राम राम। ये इसमें है, इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है। विकल्प ये सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त काव्य पंक्तियों में शांत रस निहित है जहाँ भौतिक नश्वर या क्षण भंगुर बताकर उनसे मोह भंग कराया जाए वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या सम या वैराग होता है। अगला प्रश्न अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है, इनका समय है 6वीं शताब्दी। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है, इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। और अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन ने किया है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य आनंदवर्धन ने किया। अपने ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का ग्रंथ है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का अत्यंत सूक्ष्म और सांगोपांग वर्णन करते हुए इसे वाक्य के सार्वभौम सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका ग्रंथ है भामा का काव्य अलंकार। कुंतक वक्रोक्ति के प्रवर्तक हैं और प्रतिष्ठापक आचार्य उनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवन। और दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं, दंडी के ग्रंथ हैं काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम आदि ये दंडी के। और इसके अलावा अवंती सुंदरी कथा ये भी दंडी की रचना। प्रश्न है 322। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। तो इनमें से सही युग्म भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकु अन्मितिवाद और मम्मट का भुक्तिवाद ये गलत है। ये भट्ट नायक का है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। ये सही युग्म नहीं है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद ये सही है। भरत मुनि के प्रसिद्ध रसूत्र के संदर्भ में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत भट्ट नायक हैं, आचार्य मम्मट नहीं। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद और आचार्य कुंतक ने अन्मितवाद तथा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद के मत का प्रतिपादन किया। प्रश्न है 323। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। तो इसमें काव्य दोष है अधिक पदत्व। तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। तो इसके प्रणेता भरत मुनि है और इनका समय है 2वीं
प्रश्न है 325। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात्मराद निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, तो इसको प्रतिपादित किया है भरत मुनि ने। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में निम्नलिखित रस सूत्र दिया है। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है 326। कुवलयानंद के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कुवलयानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं। इनके अन्य दो ग्रंथ और हैं, चित्रमीमांसा और व्रत वार्तिक, ये दोनों भी हैं। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। आचार्य भामा द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार, आचार्य दंडी द्वारा रचित ग्रंथ काव्यादर्श और पंडित राज जगन्नाथ कृत रस गंगाधर है। प्रश्न है 327। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? तो आचार्य मम्मट के अनुसार आचार्य मम्मट ने काव्य गुण 3 माने हैं। 3 इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं तथा आचार्य भामा, आचार्य आनंदवर्धन, हेमचंद पंडित राज जगन्नाथ ने भी 3 काव्य गुण माने हैं। आचार्य भरत मुनि एवं दंडी ने 10 काव्य गुण माने हैं। वामन ने 20 तथा भोज ने 24 काव्य गुण माने। अगला प्रश्न 328। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये अभिमत किसका है? तो यह अभिमत है, ये अभिमत आचार्य भामा का है। ये भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 324। दृश्य काव्य की विधा है, तो दृश्य काव्य की विधा है नाटक दृश्य काव्य की विधा है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दृश्य काव्य की विधा नाट्य पर आधारित होती है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने दृश्यों का संयोजन होता है। प्रश्न 335। अन्य भावों के कितने भेद होते हैं? तो अन्य भावों के भेद होते हैं 2 भेद होते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों का अनुगमन, अर्थात वे चेष्टाएं जिनके द्वारा मनोभावों स्थायी भावों का अनुगमन किया जाता है अनुभाव कहलाते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव के आश्रय की स्थित चेष्टाएं, जबकि सात्विक अनुभाव में आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं, जिनमें स्तंभ, शौर, भंग, कंप, अश्रु, स्वेद, इसको पसीना कहते हैं, रोमांच, विवरणता एवं प्रलय, बेहोशी आदि। प्रश्न 336। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो वो नाट्यशास्त्र। विकल्प ए सही। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया। इस ग्रंथ में रस को परिभाषित करते हुए भरत मुनि ने लिखा है। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अगला प्रश्न है 337। इनमें से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो इनमें से वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र, ये गलत है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसकी व्याख्या वक्रोक्ति के लिए कुंतक वक्रोक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। कुंतक कश्मीर के निवासी थे। इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति है वक्रोक्ति जीवितम। 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से संबंधित है, जबकि उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, औचित्य के लिए क्षेमेंद्र इत्यादि है। प्रश्न है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है? तो इनके सिद्धांत के नाम है भुक्तिवाद। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार भुक्तिवाद भोगवाद भट्टनायक हैं और इनका दार्शनिक मत सांख्य दर्शन है। अनमितवाद के आचार्य शंकुक हैं। इनका दार्शनिक मत है न्याय दर्शन। उत्पत्तिवाद आरोपवाद के प्रवर्तक यानी ये सिद्धांत है भट्टलोलट का। इनका दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन। अभिव्यक्तिवाद के आचार्य अभिनव गुप्ता हैं। इनका दार्शनिक मत है शैव दर्शन। प्रश्न है 339। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। औचित्य के हैं औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। वक्रोक्ति के हैं कुंतक और ध्वनि के हैं आनंदवर्धन। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं और यहाँ पर भामा दिया है जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इस प्रकार इसका सुमेलन होगा। तो सबसे पहले 4 5 4 5 2 1 4 5 2 1, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और
यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 340। प्रतिभा का संबंध किससे है? तो प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। काव्य हेतु शब्द का अर्थ है हेतुर्न कारणाम, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। अतः काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो ये काव्य भेद हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 341। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले बीज आएगा, फिर बिंदु आएगा, फिर पताका, फिर प्रकृति, फिर कार। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार, ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न है रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भरत मुनि का है नाट्यशास्त्र और धनंजय का है 10 रूपक, और सागर नंदी का है सागर नंदी का नाटक लक्षण रत्नकोश, और रामचंद्र गुणचंद्र का है नाट्य दर्पण, और आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ यहाँ है नहीं। तो इसका उत्तर होगा 3 4 इसका उत्तर होगा 3 4 5 2 3 4 5 2, यानी कि विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। और यहाँ पर दिया हुआ नाट्यशास्त्र भरत मुनि का 10 रूपक, धनंजय का नाटक लक्षण रत्नकोश, सागर नंदी का नाट्य दर्पण, रामचंद्र गुणचंद्र का साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। अगला प्रश्न है 343। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूच्य कथा वस्तु की सूचना देने वाले साधनों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य, अंकावतार। ये इस प्रकार है। प्रश्न है 344। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम है। तो इनके अनुसार भारती, सात्वती, कैस्की और आर्यभट्टी। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या भारती, सात्वती, कैस्की, आर्यभट्टी, ये इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न है 345। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये भामा का है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ जी का है। और रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा, ये पंडित राज जगन्नाथ का है। और यहाँ पर तद्दवसो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति, ये मोहम्मद का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 5 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2, यानी कि विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है। ये मोहम्मद का है। वाक्यम रसात्मकम विश्वनाथ का, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ का, तद्दवसो शब्दार्थो, ये मोहम्मद का है। और शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार, ये कुंतक का है। अगला प्रश्न है 346। लिखन बैठी जाकी सभी गति गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर तेरे क्रूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के समान। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 347। काव्य शोभा या कर्तारो धर्म गुणा, ये किस आचार की उक्ति है? तो यह उक्ति है वामन की आचार वामन की। ये वामन रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसका उत्तर विकल्प भी सही है। इसकी व्याख्या काव्य शोभा या कर्तारो धर्म गुणा वामन का है। सुख दुखात्म कोरसा, ये विश्वनाथ का है। तद्दवसो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः कॉपी, ये मोहम्मद का। सा हृदया आह्लादी 10 शब्दार्थमय त्वमेव काव्यम लक्षणम, ये आनंदवर्धन का। प्रश्न है 348। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? तो वो है भामा। विकल्प ए सही है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो आप सभी जानते ही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 349। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं काक वक्रोक्ति। विकल्प सी सही है। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे काक वक्रोक्ति कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। मैं सुकुमार नाथ बंजोगो, तुम्हें उचित तप मोह का भोगो। सबक श्लेष अलंकार, जहाँ श्लिष्ट पद के खंड करके 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ सबक श्लेष अलंकार होता है।
अगला प्रश्न है 350। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वक्रोक्ति है कुंतक का, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन का है ये, और औचित्य सिद्धांत ये क्षेमेंद्र का है। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2 4 2 4 1 2 2 4 1 2। सॉरी दोस्तों, यहाँ 3 4 1 2 3 4 1 2, यानी कि इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सिद्धांतों और सिद्धांतकारों के साथ सही सुमेलित। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन है। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। शुद्धध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंद मुनि हैं। सॉरी दोस्तों, आनंदवर्धन है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। तो ये दोस्तों, ये रही व्याख्या, और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। और दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, यहीं से सेशन को समाप्त करेंगे। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।